और स्वागत है हीट चैप्टर में। इससे पहले जितना ही वीडियो बनाया वो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ताप युग्म तापमान किस सिद्धांत पर काम करता है? सीबेक के सिद्धांत पर काम करेगा। ताप युग्म तापमापी इस सिद्धांत पर काम करता है। सीबेक प्रभाव पर ताप युग्म तापमापी इस सिद्धांत पर काम करेगा। तो सीबेक के प्रभाव पर काम करेगा ताप युग्म तापमापी। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती किससे? पूर्ण विकिरण उतापमापी से। पूर्ण विकिरण उतापमापी। अत्यधिक ऊंचा जो ताप है उसको अगर मेजर करना, जैसे सूरज, तो किससे मेजर करते हैं? पूर्ण विकिरण उतापमापी से, जिसे पायरोमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरोमीटर कहते हैं। पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सीबेक के प्रभाव पर स्टीफन के नियम पर काम करता है। किसके? स्टीफन के नियम पर काम करता है। तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा। पूर्ण विकिरण तापमापी जिसे कहते हैं पायरोमीटर। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल का तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। क्यों? क्योंकि यह जो होगी अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है या हो जा सकता है। अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर हो सकता है, या होता है। अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है या हो सकता है। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल का तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है या हो सकता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? लगभग कितना से? 800 से ऊपर, 800 डिग्री से ऊपर। 800 डिग्री से ऊपर पायरोमीटर से कितना माप सकते हैं? 800 डिग्री से ऊपर माप सकते हैं। थर्मोकपल द्वारा बनाया गया क्या है? थर्मोकपल द्वारा बनाया जाता है क्या? दो अदृश्य धातुएं बनाई जाती है। दो अदृश्य धातुएं बनाई जाती है थर्मोकपल द्वारा। थर्मोकपल दो अदृश्य द्वारा बनाया जाता है। थर्मोकपल कैसे बनाया जाता है? दो अदृश्य धातु द्वारा बनाया जाता है। दो अदृश्य धातु होता है, उसके जरिए थर्मोकपल बनता है। सूर्य का ताप मापा जाता है किससे? पायरोमीटर से। पायरोमीटर से मापा जाता है। तापमापी में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो तापमापी में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी को कहा जाता है पायरोमीटर। पायरोमीटर किसे कहा जाता है? विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। कौन सही है? F- से फार्मूला बताना है। C बराबर F-32 5/9 होता है। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक और हिमांक होते हैं क्या? 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस माप पर जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होगा। क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस, हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप का मतलब है
-273 डिग्री, -273 डिग्री सेल्सियस। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप, शून्य ताप का मतलब क्या है? -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस होगा। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? केल्विन माप से मानव शरीर का ताप 310 डिग्री होता है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होगा? 310 डिग्री। केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान कितना होगा? 310 डिग्री। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में से एक ही होंगे? तो -40 डिग्री, -40 डिग्री से। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। कौन? -40 डिग्री। न्यूनतम संभव ताप क्या है? न्यूनतम संभव ताप जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। न्यूनतम संभव ताप क्या होता है? -273 डिग्री। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप क्या होगा? कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? 100 डिग्री। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 200 फ़ारेनहाइट है, 212 है फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट है। तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट है, 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट है पर यह कितना होगा? तो 32 डिग्री होगा, 32 डिग्री सेल्सियस होगा। 32 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर यह कितना होगा? तो 32 डिग्री होगा। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है, तो यह किसके बराबर है? सी में तापक्रम होगा, तो 36.89 होगा। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है, तो ये जो होगा सी किसके बराबर होगा? तो 36.89। फ़ारेनहाइट मापक्रम का सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होगा? -212 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर वायुमंडलीय दाब पर उबलने वाले पानी का तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस से कम। दिल्ली में अगर जल का क्वथनांक अगर 100 डिग्री है, तो मसूरी में जल का क्वथनांक कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस से कम। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह विशिष्ट ऊष्मा इसका ज़्यादा होता है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो हो गया ज़्यादा होता है। थैलों में क्यों यूज किया जाता है पानी का? क्योंकि इसका विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होता है। धातु की चाय दानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो धातु के चाय के दानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं भाई? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक है। लकड़ी जो है ऊष्मा का कुचालक है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका क्या कारण है? तो अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। अचानक ही गिलास क्या हो जाएगा? विस्तारित हो जाएगा। जैसे ही जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है, गर्म पानी को मोटे कांच के ऊपर छिड़केंगे तो कांच जो होता है टूट जाता है। इसका कारण क्या है? अचानक ही यह गिलास विस्तारित हो जाता है।
क्या होता है? विस्तारित हो जाता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? पहले कम होगी, फिर उसके बाद बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। यदि जल का 10% डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा, फिर बढ़ेगा। 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का आयतन कमेगा, फिर बढ़ जाएगा। 10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस अगर करते हैं जल को तो साइकिल से ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? क्योंकि वह गर्मियों में उपस्थित जो वायु होती फैलती है, इस कारण से ट्यूब फट जाता है, वायु फैलती है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होगा? अप्रभावित रहती है, नहीं है, बल्कि अव्यवस्थित होती है। चौड़ाई अव्यवस्थित हो जाएगी। जब शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई के साथ साथ चौड़ाई यानी व्यास में भी अत्यल्प वृद्धि होती है। व्यास में भी अत्यल्प जो अवस्थित होती है, क्योंकि शीशा एक कुचालक पदार्थ है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसके इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है इसलिए। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब एक धातु के गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। एक धातु की गेंद के अंदर एक कोटर है। जब धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु के गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि पानी जो होता है जमने पर फैलता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है। दो रेल पटरियों के मध्य जोर पर एक छोटा सा स्थान छोड़ दिया जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। इसलिए दो रेल पटरियों के मध्य जो जोड़ होता है, एक छोटा सा स्थान छोड़ दिया जाता है। किसी झील की सतह पर पानी जमने की ही वाला है। झील के अधोतल में जल का क्या तापमान होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। जैसे ये झील की सतह का पानी जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल में जल का तापमान क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा। शीतकाल में जब पानी ठंड से जम जाता है तो मछलियाँ और अन्य जलीय जीव क्या होते हैं? वह नीचे की ओर चल जाते हैं। जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है, निचली परत नहीं। इसलिए शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तो मछलियाँ और अन्य जलीय जीव जीवित रह सकते हैं। ऊष्मा का संचरण विधि किस सिद्धांत पर काम करता है? देखिए, ऊष्मा का संचरण विधि सब मेथड पर काम करेगा। चालन मतलब कंडक्शन, संवहन मतलब कन्वेक्शन, विकिरण मतलब रेडिएशन, तीनों पर ही काम करता है। ऊष्मा के संचरण की विधि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीनों मेथड से ही ऊष्मा का संचरण विधि होगा। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ऊष्मा के संचरण की किसी विधि को
किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं नहीं जाते हैं? तो संचालन के जरिए नहीं चालन के जरिए। ऊष्मा के संचयन की किस विधि में पदार्थ के एक अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाता है? तो चालन के जरिए नहीं जाएगा।